स्वागत है आपका मेरे जीएस की रिवीजन सीरीज में। तो आपका आज का टॉपिक है बहुत ही महत्वपूर्ण एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। कोई भी एग्जाम हो, यूपीएससी हो, पीसीएस हो, एसएससी हो, एनटीपीसी, आरआरबी, बैंक डिफेंस, कुछ भी एग्जाम हो, पॉलिटी का ये टॉपिक हर एग्जाम में पूछा जाता ही जाता है। और ये कुछ फिक्स ही अमेंडमेंट है जो अभी तक हुए हैं, जो मेजर है, उन्हीं से क्वेश्चन रिपीटेडली आता ही है। 1 से 2 या 3 नंबर तक इसमें क्वेश्चन आते हैं। तो ये टॉपिक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का है। तो उसी से रिलेटेड ये सारे एमसीक्यू में 50 प्लस एमसीक्यू को डिस्कस करेंगे, जहां से रिपीटेडली क्वेश्चन आ रहा है आपके एग्जाम में। तो चलिए शुरू करते हैं। वोटिंग एज इन इंडिया वाज रिड्यूस्ड फ्रॉम 21 ईयर्स टू 18 ईयर्स। जो वोटिंग एज होती थी ना, पहले 21 साल होती थी, तो उसको 21 साल से घटा के 18 साल कर दिया गया था। तो उसके लिए एक पर्टिकुलर अमेंडमेंट किया गया था। अमेंडमेंट किया गया था, किस आर्टिकल में चेंजेस किए थे वो भी मैं बताऊंगा आपको। तो वो अमेंडमेंट कौन सा अमेंडमेंट था? वो अमेंडमेंट था 61st अमेंडमेंट। तो क्वेश्चन एग्जामिनर का यही होता है, या तो वो पूछता है कि जो एज रिड्यूस की गई थी 21 ईयर्स से 18 साल तक, तो उससे किस अमेंडमेंट के थ्रू किया गया था? तो वो 61st अमेंडमेंट हो गया, सिंपल, सबसे पहला। दूसरा, किस आर्टिकल में चेंज हुआ था? आर्टिकल में चेंज हुआ था 326 में। ठीक है। जो लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में जो वोटिंग होती है, तो उसकी जो वोटिंग राइट्स की एज थी 21 से 18 करना, उसको आर्टिकल 326 के अंदर किया गया था। और अमेंडमेंट कौन सा? 61st। एक तो आपको ये अमेंडमेंट नंबर याद रखना है, और एक आपको याद रखना है कि किस आर्टिकल के अंदर ये किया गया था। ठीक है। उस टाइम पे जो ये अमेंडमेंट किया था 88 में, तो उस टाइम पे गवर्नमेंट थी राजीव गांधी जी की। तो अगर फॉर श्योर अगर वो डेप्थ में जाता है तो ज्यादा से ज्यादा ये पूछ लेगा। ठीक है। आर्टिकल, और वो कौन सा अमेंडमेंट था, और किसकी गवर्नमेंट थी। नेक्स्ट आ जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डील विद 44th अमेंडमेंट 1978। ठीक है। 44 जो अमेंडमेंट था, मोरारजी देसाई जी की गवर्नमेंट जब आई थी 77 के बाद, ठीक है, तो तब 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से कुछ चेंजेस किए थे। तो इन चारों ऑप्शन में से वो कौन सा नहीं था जो उन्होंने किया था? ठीक है। ये लोअरिंग ऑफ वोटिंग एज 21 से 18 भी मैं लास्ट क्वेश्चन कराया, ये किया था 88 में राजीव गांधी जी गवर्नमेंट में। तो डेफिनेटली 78 में तो हुआ नहीं था, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। बाकी होंगे, बाकी होंगे तो मतलब वो क्वेश्चन हो सकते हैं प्रोबेबल आपके आने वाले एग्जाम में। तो रीस्टोरेशन राइट टू लाइफ वाले का किया था, जो इमरजेंसी के टाइम पे राइट टू लाइफ वगैरह को भी, जब पहली बार इमरजेंसी लगी थी, तो इस वाले राइट को भी जीवित नहीं रखा गया था, इसको भी बोल दिया गया था इसको भी सस्पेंड किया जा सकता है। तो इसको जीवित किया दोबारा से आर्टिकल 21 को। ठीक है। 44th अमेंडमेंट के थ्रू चेंज किए गए प्रोक्लेमेशन ऑन इमरजेंसी में। मतलब जो पहली इमरजेंसी जब ये लगी थी 76 में, मतलब इंटरनेट डिस्टरबेंस के बेसिस पे, तो उसमें कुछ प्रोक्लेमेशन में कुछ चेंज किए कि इंटरनेट डिस्टरबेंस शब्द की जगह आर्म्ड रेवेलियन लाया गया। तो वो भी एक क्वेश्चन हो सकता है आपके एग्जाम में कि आर्म्ड रेवेलियन शब्द किस अमेंडमेंट के थ्रू लाया गया था। और दूसरा, एक और मेजर पॉइंट, उसमें जो रिकमेंडेशन होगी ना, रिटर्न रिकमेंडेशन चाहिए कैबिनेट के द्वारा, कैबिनेट शब्द को भी इंट्रोड्यूस किया गया। ठीक है। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। और सेफ गार्ड्स अगेंस्ट द मिस यूज ऑफ फंडामेंटल राइट्स सस्पेंशन, सेफ गार्ड प्रोवाइड किए गए इस 44th के, जो भी मतलब गलत काम हुए थे 76 की जो इंटरनेट डिस्टर्बेंस के बेस पे इमरजेंसी लगी थी, उन सबको अच्छे तरीके से मोल्ड करके, मतलब उनको चेंजेस जो पब्लिक की सेफ गार्ड करने के लिए जो किया जा सकता था, गवर्नमेंट ने 44th अमेंडमेंट के थ्रू किया। ठीक है। पहला 42nd अमेंडमेंट के कुछ डायलूट किया गया कि जो रिटर्न एडवाइस चाहिए होगी। ठीक है। इंटरनेट डिस्टर्बेंस को आर्म रेवेलियन शब्द से चेंज कर दिया गया। ठीक है। फंडामेंटल राइट्स के लिए सेफ गार्ड इमरजेंसी में, यही मैं आपको बताया था अभी डिस्कस करने टाइम पे। और जो रिस्टोर किया गया, जो टेन्योर बढ़ा दिया गया था ना 42nd अमेंडमेंट के थ्रू, जो लोकसभा और स्टेट असेंबली का टेन्योर 5 से 6 साल कर दिया गया था, तो उसको दोबारा से 5 साल किया 44th अमेंडमेंट के थ्रू। ठीक है। और जो प्रेसिडेंट की पावर थी इमरजेंसी के अंदर, उनको भी लिमिटेड स्कोप कर दिया, जुडिशियल रिव्यू के अंदर ला दिया गवर्नमेंट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाते हैं। राइट टू प्रॉपर्टी वाज रिमूव्ड फ्रॉम फंडामेंटल राइट्स एंड मेड ए लीगल राइट। इसका भी लिए भी एक अमेंडमेंट आया था। तो ये किस अमेंडमेंट के थ्रू किया गया था? जो राइट टू प्रॉपर्टी जो फंडामेंटल राइट था, उसको फंडामेंटल राइट की कैटेगरी से हटा के लीगल राइट बना दिया गया। तो ऐसा करने वाला था 44th अमेंडमेंट। ठीक है। सबसे पहला अमेंडमेंट पता चल गया। अब ये लीगल राइट बन गया था किस आर्टिकल के अंदर लीगल राइट बन गया? इस पे भी क्वेश्चन आ जाता है। आर्टिकल नंबर 300 ए। ठीक है। जो 31 के अंदर राइट टू प्रॉपर्टी वाला था, उसको यहां से हटा के 44th अमेंडमेंट के थ्रू 300 ए में पहुंचा दिया एज ए लीगल राइट। लीगल राइट अब ये मतलब स्टेट कैन एक्वायर प्राइवेट प्रॉपर्टी ओनली बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ। लॉ के थ्रू एक्वायर कर सकता है, नॉट बाय एग्जीक्यूटिव ऑर्डर। ठीक है। एक पर्टिकुलर लॉ होगा, उसके थ्रू उसकी प्राइवेट प्रॉपर्टी को एक्वायर किया जा सकता है, नॉट बाय एग्जीक्यूटिव ऑर्डर। ठीक है। तो अब ये क्या होगा? लीगल राइट हो गया आर्टिकल 300 ए के अंदर,
फंडामेंटल राइट से हट गया 31 से 44th अमेंडमेंट के थ्रू। ये 3 से 4 पॉइंट है, आपको याद रखोगे तो आपका एग्जाम में क्वेश्चन कन्वर्ट होने वाला। अच्छा ठीक है। विच ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पॉपुलरली नोन एज मिनी मिनी कॉन्स्टिट्यूशन किसको बोलते हैं? कौन से एक्ट को, अमेंडमेंट एक्ट को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं? तो ये बोला जाता है 42nd अमेंडमेंट को, क्योंकि इसके थ्रू बहुत ही मेजर चेंजेस हुए थे उस टाइम पे इस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के थ्रू। देख लेते हैं वो कौन कौन से अमेंडमेंट हुए थे। ठीक है, सबसे पहला जो प्रियम्बल के अंदर सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी, ये 3 वर्ड ऐड हुए थे 42nd अमेंडमेंट के थ्रू। तो ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ जाता है कि ये तीनों वर्ड किस अमेंडमेंट के थ्रू ऐड हुए थे, अमेंडमेंट के थ्रू प्रियम्बल में कौन कौन से वर्ड ऐड हुए थे। तो सोशल, सेकुलर और इंटीग्रिटी, तीनों वर्ड आपको याद रखना है। ठीक है, स्ट्रेंथनिंग करा इन्होंने डीपीएसपी को, जो 42nd अमेंडमेंट के थ्रू जो 39B और सी में है, उनको डोमिनेंस दे दिया गया आर्टिकल 19 के ऊपर। ठीक है, डीपीएसपी फंडामेंटल राइट के ऊपर आ गए। पहले फंडामेंटल राइट का परचम था कि फंडामेंटल राइट और मतलब ज्यादा है क्योंकि वो फंडामेंटल है इन द कॉन्स्टिट्यूशन। डीपीएसपी को ज्यादा ऊपर बताया गया 42nd अमेंडमेंट के थ्रू। बाद में इसको 44th की तरफ रिस्टोर किया गया था, फंडामेंटल को फिर दोबारा से डीपीएसपी के ऊपर ला दिया गया। ठीक है, और 42nd के थ्रू जुडिशरी की पावर को भी कर्टेल कर दिया गया। जुडिशियल रिव्यू को इलेक्शन में, जैसे प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन होगा, इन सब के इलेक्शन में अब जुडिशरी रिव्यू नहीं कर सकती। ठीक है, इंटरफेयर नहीं कर सकती। इंक्रीज द टेन्योर ऑफ लोकसभा, लोकसभा का टेन्योर भी 5 से 6 साल कर दिया गया था, लोकसभा स्टेट असेंबली का। बाद में 44th के थ्रू इसको अमेंडमेंट चेंज किया गया था। एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल बनाए गए पार्ट 14A के अंदर। ठीक है, और एग्जीक्यूटिव की पावर को भी एक्सपेंड कर दिया। तो ये कुछ बड़े बड़े चेंजेस किए गए थे उस टाइम पे 42nd अमेंडमेंट के थ्रू, इसलिए इसको बोला जाता है मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है, राइट टू एजुकेशन, फंडामेंटल राइट, मेजर फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल राइट बनाया गया था किस अमेंडमेंट के थ्रू? 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2002 के थ्रू। तो क्वेश्चन कई बार ये आएगा, राइट टू एजुकेशन को फंडामेंटल राइट किस अमेंडमेंट के थ्रू बनाया गया 86 अमेंडमेंट के थ्रू। ठीक है, अब दूसरा, इसके थ्रू फंडामेंटल राइट बनाने के लिए कौन सा अमेंडमेंट इंसर्ट किया गया? ठीक है, कौन सा इंसर्ट किया गया था? फंडामेंटल राइट कौन सा है जिसके थ्रू ये राइट टू एजुकेशन है? आर्टिकल 21A। बट अगर आप देखने जाएं तो 51A के भी इंट्रोड्यूस किया गया था, 11वीं वाली ड्यूटी। ठीक है, और 45 में भी चेंजेस किए गए थे। बट इसने क्वेश्चन में ये पूछा था कि फंडामेंटल राइट कौन सा इंसर्ट किया गया था? वो था 21। आंसर वो होगा। बाकी अगर ये पूछ लेता 86 अमेंडमेंट 2002 के थ्रू कहां कहां पे चेंजेस किए गए थे, तो फंडामेंटल राइट में 21A इंसर्ट किया गया, फंडामेंटल ड्यूटीज के अंदर ये 11वीं नंबर की ड्यूटी ऐड की गई, और आर्टिकल 45 डीपीएसपी के अंदर भी चेंजेस किया गया। ठीक है, जो पहले 6 से 14 के डील करता था, अभी 0 से 6 के बीच में डील करेगा। ठीक है, तो ये सब मेजर चेंजेस थे। 73rd अमेंडमेंट, ये तो पता ही होगा, बहुत ही सिंपल है, 1992। इसके थ्रू क्या क्रिएट करने की बात की गई? 73 अमेंडमेंट के थ्रू ये पंचायती राज इंस्टीट्यूशन आए थे। ठीक है, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन आए थे। कई बार पूछ लेता है, देखो पंचायती राज तक तो पता है आपको 73rd अमेंडमेंट, पर पूछ लेता है किस पार्ट में इंसर्ट किया गया। पार्ट नंबर आपको याद रखना है, पार्ट नंबर 19, सॉरी 9। ठीक है, पार्ट नंबर 9 कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट्स में डिवाइड किया गया, 25 पार्ट्स है, तो उसमें से 9 नंबर का पार्ट। ठीक है, याद आ गया। आर्टिकल्स भी कई बार प्रोबेबल है कि अगर डिफिकल्टी लेवल पे जाएगा तो पूछ लेगा, तो आर्टिकल 243 से 243 ओ सब क्लॉज था। ठीक है, और 11 शेड्यूल आते हैं इसके अंदर। 11वीं शेड्यूल में मतलब कुछ सब्जेक्ट्स है जो इसके अंदर मेंशन है। ठीक है, और पंचायत 3 लेवल पर बनाए थे, विलेज, इंटरमीडिएट और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। 5 साल का टेन्यूर, रिजर्वेशन पर SC/ST, वुमेन, स्टेट फाइनेंस कमीशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 74th अमेंडमेंट के थ्रू क्या किया गया था? देखो अमेंडमेंट एक्ट और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं प्रोनाउंस कर रहा हूं ना आपके सामने, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 74th अमेंडमेंट के थ्रू किस शेड्यूल को ऐड किया गया कॉन्स्टिट्यूशन में? 12वें शेड्यूल को ऐड किया गया था। 11वें शेड्यूल को किसके थ्रू ऐड किया गया था? 73rd अमेंडमेंट के थ्रू। मैं वो आपको एक्सप्लेनेशन में बताया था लास्ट में। ठीक है, अब ओ पे खत्म हुए थे, ओ पे खत्म हुए थे पार्ट 9 में। तो पार्ट 9A जो इस 74 के थ्रू अमेंडमेंट के थ्रू ऐड किया गया था, म्युनिसिपैलिटीज वाला, तो MNO, ओ के बाद क्या था? पी। तो 243 से लेकर 243 ZG तक। ठीक है, ये यहाँ पे खत्म हो गया। अब 9B जब आएगा ना, कोऑपरेटिव्स, तो वहां पे ZG के बाद ZH आएगा ना, तो वहीं से शुरू होगा वो। ठीक है, वो भी हम बाद में बताएंगे। अर्बन लोकल बॉडीज कौन सी होंगी? नगर पंचायत, ट्रांजिशन जोन वाली, म्युनिसिपल काउंसिल हो सकती है, उससे बड़ी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हो सकती है। 12 शेड्यूल ऐड किया गया था 12वें शेड्यूल में, जिसमें 18 सब्जेक्ट थे। ऐसे 11वें शेड्यूल में 29 सब्जेक्ट है वहां पे लोकल लेवल पे। ठीक है, पंचायत लेवल पे। अब एक और क्वेश्चन आ जाता है कई बार कि जो अभी रिसेंट में अमेंडमेंट हुए ना, 101, 102, 103, 104, उसका मैच द फॉलोइंग आ जाता है कई बार एग्जाम में।
मैच द फॉलोइंग आ जाता है तो आपको पता होना चाहिए पर्टिकुलर अमेंडमेंट किससे डील कर रहा है, मतलब ये अमेंडमेंट किया क्यों गया। देखो 101 अमेंडमेंट, 101वां अमेंडमेंट किस चीज के लिए किया गया है, ये आपको बताना है मेरे को, ठीक है। तो 101वां अमेंड किया गया था जीएसटी को इंट्रोड्यूस करने के लिए। नेक्स्ट ऑप्शन में जीएसटी कहाँ है, ये देखो देखो, 101वां अमेंड जीएसटी के लिए पता होना चाहिए, ठीक है। एक का चार हो गया। अब 102वां अमेंडमेंट किस लिए किया गया था, 102वें अमेंडमेंट के थ्रू अपना जो ये एनसीबीसी था, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास, उसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया था। तो दो का हो गया दो, ठीक है। सिंपल है ये, मैच द फॉलोइंग बहुत बार आता है ये क्वेश्चन, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ इसको। और सिंपल लाइन में भी आएगा कि 104 के थ्रू क्या क्या, 102 के थ्रू क्या क्या, वो भी आप कन्वर्ट कर सकते हो फिर, ठीक है। मैच द फॉलोइंग से भी कर सकते हो। 103वां अमेंडमेंट किस लिए किया गया था, 103 का अमेंडमेंट के देख लेते हैं। 103वां अमेंडमेंट किया गया था अपने ये 10% ईडब्ल्यूएस के रिजर्वेशन के लिए, ठीक है। आर्टिकल 15(6) और 16(6) के अंदर, 15वें के अंदर जो मतलब एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के अंदर रिजर्वेशन, और 16(6) के अंदर वर्क वर्क मतलब जो जॉब के लिए रिजर्वेशन, ठीक है। तो ईडब्ल्यूएस वाला की 103 के थ्रू किया था। लास्ट रह गया 104 में, 104 में के लिए एक ही ऑप्शन बचा है। 104 में हमें के थ्रू जो जो रिजर्वेशन होता है ना, 10 साल के लिए हर बार एक्सटेंड करते हैं, एससी एसटी के लिए, लोकसभा स्टेट असेंबली भी है, और साथ ही साथ एंग्लो इंडियन के लिए। तो इसमें क्या किया गया था, इस बार जो एंग्लो इंडियन था उसका रिजर्वेशन को खत्म कर दिया। जो सेंटर पे दो देती थी फिक्स रिजर्व सीट एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के लिए, और कुछ स्टेट्स में एक एक सीट भी देती थी साथ साथ, ठीक है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली पे। तो उसको तो अबोलिश ही कर दिया एंग्लो इंडियन वाले को। और जो लोकसभा और स्टेट असेंबली है ना, वो उनके लिए 10 साल के लिए 2030 तक एक्सटेंड कर दिया गया। तो ये लेटेस्ट मतलब वो है अमेंडमेंट, जो ये एक्सटेंशन हर बार 10 साल के लिए दिया जाता है, रिजर्वेशन इन लोकसभा स्टेट असेंबली टू लोक एस सी एस टी कैटेगरी, ठीक है। आर्टिकल 330 और 332 के अंदर। तो ये चारों है। इस तरह से काफी बार पूछा जाता है एग्जाम में, तो इसलिए मैंने इसी फॉर्मेट में बनाया जैसे कि एग्जाम में आए आपके, तो आप इसको कन्वर्ट कर पाओ। और साथ ही साथ सिंपल फॉर्मेट में भी समझा दिया है कि पर्टिकुलर एक ही अमेंडमेंट पूछ ले तो आप उस तरीके से भी कन्वर्ट कर पाओ अपने क्वेश्चन को, ठीक है। टेबल फॉर्मेट में भी दिया हूँ, यहाँ से समझ लेना, समझ आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। एक ये बात ये भी नोट डाउन करना, एनसीबीसी जो कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया था ना, 338 बी के अंदर दिया है, ठीक है। 338 के अंदर कौन सा होता है, एसटी होता है, एससी होता है। 338 के अंदर कौन सा होता है, एसटी होता है, एससी होता है। या 338 बी के अंदर एससी एसटी एनबीसी में से कौन सा होता है, ये आपको गूगल जाके चेक करना है, कमेंट सेक्शन में फिर बाद में करना है, ठीक है। मैं बता सकता हूँ बट आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि 338 किससे डील कर रहा है, 338 ए किससे डील कर रहा है, 338 बी किससे डील कर रहा है, ठीक है। बाकी सब कुछ एक्सप्लेन है प्रॉपरली, मैं बताया हूँ आपको एक्सप्लेनेशन में, और यहाँ से आप बाद में पढ़ सकते हैं, इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। देखो ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। थोड़ा 30-40 मिनट का लेक्चर जो भी लगेगा, बट एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो 100% यहीं से आएगा। इन जितने भी मैंने 50 क्वेश्चन दिए ना, 50 से बाहर आने वाला नहीं है। बस वो बशर्ते शर्त ये है कि आप लोग अच्छे से सुने और समझें। 105वां जो अमेंडमेंट है 2021 का, जिसके थ्रू क्या किया गया, रिस्टोर की गई पावर ओबीसी कैटेगरी को आइडेंटिफाई करने की, ठीक है। जो ओबीसी कैटेगरी की लिस्ट निकालता है, कि आइडेंटिफाई करता है, पहले क्या कहती थी, इनसे पावर छीन ली गई थी कि सेंटर ही नोटिफाई कर सकता है लिस्ट, कि ये ओबीसी कैटेगरी में लाए गए, ठीक है। पहले चलता था, पहले स्टेट भी कैटेगराइज करता था, बाद में वो कुछ जजमेंट वजमेंट आई थी, तो फिर सेंटर के पास पावर चली गई थी, वही आइडेंटिफाई कर सकते हैं। फिर बाद में दोबारा से हुआ है कि 105 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आया, जिसके थ्रू अब ओबीसी को जो लिस्ट बनाना स्टेट लेवल पे, स्टेट को फिर पास फिर से पावर होगी, मतलब स्टेट अपने लेवल पे रिजर्वेशन देना चाहे तो उसके लिए अपनी एक ओबीसी सेपरेट लिस्ट तैयार कर सकता है। ऐसा कैसे किया गया, 105वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के थ्रू, ठीक है। ऐसा अमेंडमेंट 105वें अमेंडमेंट के थ्रू किया गया है, ठीक है। स्टेट और यूटीज के पास, ठीक है, मतलब लोकल लेवल पे, जैसे कि नेशनल लेवल की अपना ओबीसी की लिस्ट अलग होगी, बट स्टेट अगर यूटी और स्टेट अपना अलग से रिजर्वेशन देना चाहते हैं तो उनकी लिस्ट अलग होगी। तो इसलिए इसको 105 में कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट को इंट्रोड्यूस किया गया है, ठीक है। स्टेट हैज एक्सक्लूसिव राइट टू आइडेंटिफाई सोशली एंड एजुकेशन बैकवर्ड फॉर देयर पर्पस, ठीक है। जॉब्स और एजुकेशन में स्टेट भी अपनी लिस्ट बना के ओबीसी को रिजर्वेशन दे सकते हैं। 106वां, ये सबसे करंट लेटेस्ट अपडेट है, ठीक है, 2023 का अमेंडमेंट। तो इस पे भी क्वेश्चन बनने की चांस है, जिसमें क्या अगर रिजर्वेशन देंगे किसको, वोमेन्स को, इन विच बॉडी, किस तरीके की बॉडी में रिजर्वेशन देंगे, औरतों को 33% रिजर्वेशन के लिए अमेंडमेंट किया गया है, 106वां अमेंडमेंट है, ठीक है। तो इसके थ्रू, अमेंडमेंट के थ्रू वोमेन्स को रिजर्वेशन दिया जाएगा, किन बॉडीज में, किस लेवल पे, किस लेवल का रिजर्वेशन का चेंजेस है। तो इसके थ्रू किया जाएगा ये अपने लोकसभा, और मतलब सेंट्रल लेवल पे लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली पे,
ठीक है, इन दोनों लेवल पे। अब लोकसभा के लिए 303 होता है तो वहां पे अमेंडमेंट करना पड़ेगा, वहां पे रिजर्वेशन की बात होगी। और इसके लिए 332 होता है तो वहां पे रिजर्वेशन चेंज करना, मतलब सेंटर और स्टेट लेवल पे जो सीट्स रिजर्व होती है जैसे SC ST वगैरह के लिए होती है, तो उसी तरीके से इन औरतों के लिए भी 30% रिजर्वेशन की बात आ रही है। 106वां अमेंडमेंट इसलिए किया गया है। ठीक है, अभी क्या है, ये इम्प्लीमेंट कब से किया जाएगा? इम्प्लीमेंट किया जाएगा जब ये अपना दोबारा से डीलिमिटेशन हो जाएगा और नया सेंसस आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद किया जाएगा इसको। 33% रिजर्वेशन, दूसरा नाम इसको नारी शक्ति वंदन अधिनियम बोला जाता है। ठीक है, तो ये सारे अमेंडमेंट बताता जा रहा हूँ, वो आपको उस पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है क्योंकि क्वेश्चन उसी पॉइंट ऑफ व्यू से आने वाला है। 105वां अमेंडमेंट, अभी ऑलरेडी मैं आपको बताया था, 105वें अमेंडमेंट के थ्रू स्टेट को पावर दे दी गई थी अपनी ओबीसी लिस्ट बनाने की। ठीक है, तो अमेंडेड विच आर्टिकल टू रिस्टोर पावर ऑफ स्टेट टू आइडेंटिफाई ओबीसी। अब रिजर्वेशन देंगे स्टेट, अब स्टेट रिजर्वेशन देने वाला है भाई। ठीक है, स्टेट रिजर्वेशन देगा तो स्टेट किस चीज के लिए रिजर्वेशन देगा? जॉब्स के लिए देगा, या फिर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में एंट्री के लिए देगा। अपनी सेपरेट लिस्ट होगी, अपने सेपरेट इंस्टीट्यूशन है या जॉब्स है उनमें ये देगा। ठीक है, तो इसके लिए इसने कुछ अमेंडमेंट किए गए हैं। अमेंडमेंट किस किस में किया गया है देखो, ओबीसी से डील करने वाली, सोशली एजुकेशन बैकवर्ड क्लास से डील करने वाला 338B था, तो किस किस ऑप्शन में है? ओनली इस ऑप्शन में, तो यहाँ पे अमेंडमेंट करना ही करना पड़ेगा। तो मोस्ट प्रोबेबली अगर आपको ये भी पता होगा ना ओबीसी के लिए कौन सा अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बनाई गई है, उससे आप जाओगे तो आप तो भी आपका क्वेश्चन कन्वर्ट हो जाता है 338B। ठीक है, उसके बाद 342 के अंदर भी चेंजेस करना पड़ेगा जो लिस्ट वगैरह से, और 366 जहाँ पे प्रेसिडेंट वगैरह की दिया है कि कौन लिस्ट निकालेगा। ठीक है, कौन किसके पास पावर है, तो 338B, 342A, 366 26C। ठीक है, इन तीनों के अंदर चेंजेस किए गए 105 अमेंडमेंट के थ्रू। ठीक है, इसके रिस्टोर कर दी गई स्टेट गवर्नमेंट की पावर लिस्ट बनाने की, एनसीपीसी का रोल भी क्लैरिफाई कर दिया गया है और डेफिनेशन जो एससीपीसी की आती है। ठीक है, उसमें अमेंडमेंट किया गया है। 338B किससे डील कर रहा है यहाँ पे देख लीजिए, एनसीपीसी से। ठीक है, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, सेंट्रल लिस्ट के अलावा वो भी अपनी लिस्ट बना सकते हैं। 342A किससे डील कर रहा है जहां पे चेंजेस किए गए हैं, रिस्टोर कर दिया स्टेट गवर्नमेंट की पावर टू आइडेंटिफाई, जो पावर थी ना आइडेंटिफाई करने की ओबीसी को, वो स्टेट के पास भी होगी, पावर चले गई है अब। ठीक है, इस अमेंडमेंट से पहले ओनली स्टेट के, सेंट्रल गवर्नमेंट के पावर थी लिस्ट को नोटिफाई करने की पावर। ठीक है, अब ओबीसी की लिस्ट को स्टेट गवर्नमेंट लेवल पे आपको भी नोटिफाई कर सकते हैं। ये किया गया सुप्रीम कोर्ट की मराठा जजमेंट के बाद। ठीक है, 366 यहाँ पे प्रेसिडेंट के लिए आ जाता है कि आइडेंटिफाई कैसे किया जाएगा एससीबीसी को, सोशली एजुकेशन बैकवर्ड क्लास को। स्टेट कैन हैव देयर ओन एससीबीसी लिस्ट सेपरेट फ्रॉम सेंट्रल लिस्ट। ठीक है, तो 3 आर्टिकल में चेंज किया था, तीनों मैंने आपको बता दिए, उसी पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इसको याद रखना है। अब ये बता चुका हूँ आपको, सोशलिस्ट सेकुलर इंटीग्रिटी किस अमेंडमेंट के थ्रू ऐड किया गया था प्रीमियम में, 42nd अमेंडमेंट के थ्रू किया गया था। सिंपल हो गया क्वेश्चन। 52nd अमेंडमेंट के थ्रू क्या किया गया था 85 में, ये एंटी डिफेक्शन लॉ वाला, शेड्यूल 10। ठीक है, 10th शेड्यूल वाला एंटी डिफेक्शन, इसमें अमेंडमेंट किए गए थे किस पार्टी से कैसे निकाला जाएगा, कैसे डिफेक्शन करेगा, तो 101 102 उसी का रेस्पेक्ट में 190 191। ठीक है, कैसे वैकेंट की जाती है अगर डिफेक्शन करता है तो वो कुछ कंडीशंस होती है, तो उसके लिए इन 101 102 सेंट्रल लेवल पे और 190 191 स्टेट लेवल पे डील करता है। फॉर डिफेक्शन मतलब कैसे डिफेक्ट कर दे रहा पार्टी से तो उसको कैसे निकाल दिया जाएगा। ठीक है, बहिष्कृत कर दिया जाएगा। एमपीएमएल के लिए डिस्क्वालिफिकेशन से रिलेटेड आर्टिकल है। 52nd अमेंडमेंट 1985। 101वां ये भी राजीव गांधी के टाइम पे किया था। ठीक है, 52nd अमेंडमेंट। आर्टिकल 101 किससे डील करता है, अब देखो ये ऊपर आया था, ये आर्टिकल्स में लाया था इसमें 10th शेड्यूल से रिलेटेड 52nd अमेंडमेंट से, तो उन्हीं से रिलेटेड कुछ एमसीक्यू ऐड कर दिए। 101 किससे डील कर रहा है उसी परस्पर में आप अंदाजा लगाना, 101 सेंटर से होगा तो 190 स्टेट से होगा, 102 सेंटर से होगा तो 191 89 जोड़ के। ठीक है, ये रूल होता है, कहीं कहीं पे नहीं चलता पर मोस्टली रूल चलता है इसमें। पॉलिटी में पढ़ाते हैं सारे टीचर्स भी। तो उसी उसी से रिलेटेड 101 कॉन्स्टिट्यूशन किससे डील कर रहा है, ये वैकेशन और डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ सीट ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से डील कर रहा है। कैसे वैकेट की जाएंगी, 60 दिन तक अगर अटेंड नहीं करेगा सिटिंग को तो वैकेट कर दी जाएगी, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट कर रहा होगा तो वैकेट कर दी जाएगी, डबल जगह मेंबरशिप होगा तो वैकेट कर दी जाएगी। कुछ कुछ कंडीशंस हैं जिनके वैकेट होती है। और डिस्क्वालीफाई ये 10th शेड्यूल वाला भी, 52nd अमेंडमेंट वाला, और अदर कंडीशन पार्टी का अगेंस्ट बोल दिया, ये बोल दिया। ठीक है, 101 प्रोवाइड करता है डुअल मेंबरशिप प्रोविजन, दो जगह मेंबरशिप नहीं ले सकता, मतलब पार्टी की सीट को कैसे वैकेट किया जाएगा और कैसे उसको डिस्क्वालीफाई किया जाएगा अगर वो ऐसी कुछ इनमें से काम करता है तो। जैसे अगर पास डुअल मेंबरशिप है, वो मेंबरशिप दोनों हाउस की, राज्यसभा लोकसभा, ऐसा नहीं कर सकता, एक जगह रहना पड़ेगा दोनों जगह।
डुअल सीट प्रोविजन स्टेट लेवल पे भी है और पार्लियामेंट लेवल पे, ऐसा भी नहीं हो सकता एक जगह खाली करना पड़ेगा। वॉलंटरी रेजिग्नेशन कैसा, सीट बिकम वैकेंट इफ एमपी रिजाइन, खुद से रिजाइन कर देता है उस तरीके से। एब्सेंस 60 दिन तक सिटिंग में विदाउट परमिशन रहेगा तो भी खाली हो जाएगी, ठीक है। एंटी डिफेक्शन वाला अभी ऑलरेडी बता ही दिया हूँ, ठीक है। 10वें शेड्यूल से रिलेटेड। और 102 में फर्दर हम डिस्कस करेंगे। आर्टिकल 102 में क्या है, अब देख लो उसी लेवल पे देख लेना। 101 जैसे मैंने सेंटर के लिए बताया ना, यही कंडीशन 190 में स्टेट के लिए चली जाती है। उतना आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, तभी आप अच्छे एस्पिरेंट हो, मान लीजिए, ठीक है। 102 पे, 102 किसे डील कर रहा है, डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ये डिस्क्वालिफिकेशन से रिलेट कर रहा है। पिछला 101 किससे कर रहा था, वैकेशन और डिस्क्वालिफिकेशन सीट ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। अब ये डिस्क्वालिफिकेशन से डील कर रहा है। कैसे डील कर रहा है, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड कर रहा हो, ठीक है। वहां पे तो मेंबरशिप वगैरह थी, या फिर एब्सेंट रह गया था, या फिर 52nd अमेंडमेंट से रिलेटेड था, ठीक है। यहाँ पे ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड कर रहा हो, दिमाग से पैदल हो, अनसाउंड माइंड हो, अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट हो, नॉट बीइंग ए सिटीजन ऑफ इंडिया, सिटीजनशिप छोड़ दे, वॉलंटरी अकॉर्ड फॉरेन सिटीजनशिप, डिस्क्वालिफिकेशन 10th शेड्यूल वाले को भी यहाँ पे प्ले आता है, ठीक है। मतलब यहाँ पे जनरल कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड कर रहा हो, कोई धंधा बंदा खुद का अलग खोल रखा हो, ठीक है, फायदा उठा रहा हो गवर्नमेंट की स्कीम विकीम से, ठीक है। और दिमाग से पैदल हो, अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट हो, सिटीजनशिप छोड़ दे, तो ये सब आ रहा है 102 में, ठीक है। मतलब अल्टीमेटली क्या है, दोनों डिस्क्वालिफिकेशन और वैकेशन से रिलेटेड है। 101 102 उसी लेवल पे, सेंड स्टेट लेवल पे 190 191, ठीक है। अब आ जाते हैं प्रीवी पर्स। जो पहले रूलर थे उनको पे किया जाता था, प्रिंसली स्टेट वालों को, ठीक है। तो वो किस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के थ्रू उसको अबॉलिश कर दिया गया, प्रीवी पर्स, ठीक है। प्रीवी पर्स को अबॉलिश करने के लिए 26वां अमेंडमेंट एक्ट किया गया था, ठीक है। ये किया था इंदिरा गांधी जी की गवर्नमेंट के टाइम पे, प्रीवी पर्स अमेंडमेंट, ठीक है। प्रीवी पर्स को अबॉलिश करने वाला पहले रूलर थे जो, जिन्होंने प्रिंसली स्टेट को छोड़ के कहीं पे मतलब बोल दिया था कि अपना प्रिंसली स्टेट छोड़ दूंगा, बट मुझे इतना मतलब को कुछ पे किया जाता है बेस्ड ऑन कितनी टेरिटरी वो पहले रूल करते थे, किसी को गवर्नर बना दिया गया था। तो वो बाद में बोला गया कि अब ये टाइम आ चुका है कि अब ये पे सारा जिनको पे किया जाता है उसको बंद करना पड़ेगा। तो प्रीवी पर्स जो पेड किया जाता था उसके लिए 76 अमेंडमेंट में चेंज के थ्रू चेंज किए गए थे। और जो आर्टिकल थे जिनके अंदर इनको प्रीवी पर्स दिया जाता था, 291 29 और 362, उन सबको मतलब 291 को में दिया जाता था, तो वो सब हटा दिया गया, डिलीट कर दिया गया, ठीक है। और 362 को भी साथ में। तो आर्टिकल 291 362 विच अर्लियर प्रोटेक्ट प्रीवी पर्स और प्रिविलेज जो इनको दिए जाते थे उसको भी डिलीट कर दिया, ठीक है, इस अमेंडमेंट के थ्रू, क्योंकि प्रीवी पर्स को डिलीट कर दिया। 26वां अमेंडमेंट आपको याद रखना है, प्रीवी पर्स से रिलेटेड, ठीक है, इंदिरा गांधी गवर्नमेंट में। नेक्स्ट आ जाता है 9th शेड्यूल जो था, जहां पे कुछ जो बिल्स एक्ट अगर आते थे, अगर वो फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करते थे तो उनको छुपा कर उस बक्से में डाल देते थे, एक तरीके से बक्सा मान लो 9th शेड्यूल को, तो उस बक्से में छुपा के रख देते थे। तो ये जो बक्सा जो क्रिएट किया गया था 99th शेड्यूल के थ्रू, ये किस अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू इंट्रोड्यूस किया गया था, तो पहला ही अमेंडमेंट आया था, सबसे पहले अमेंडमेंट के थ्रू इसको इंट्रोड्यूस किया गया था 1951 में। तो ऐसा क्यों किया गया था, ऐसा जो बेसिकली जुडिशियल रिव्यू से बचाने के लिए इस एक्ट को किया गया था, क्योंकि उस टाइम पे क्या था कि लैंड वगैरह का रिडिस्ट्रीब्यूशन वगैरह करना, ये जमींदारी सिस्टम वगैरह को खत्म करना, तो इस सब के लिए एक्ट लाए जा रहे थे, तो फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा था, राइट टू प्रॉपर्टी वाला वहां पे, तो इसलिए 9th शेड्यूल वगैरह को लाया गया था, ठीक है। 1951 में सबसे पहले अमेंडमेंट के थ्रू इसको ऐड किया गया था। बाद में 2007 में आके इसको आईआर कोले जजमेंट के थ्रू, कि 1970 जो लैंडमार्क जजमेंट थी ना, ये केस वरन भारती केस, उससे पहले का जो भी, उसके बाद के जितने भी एक्ट आए, उनको जुडिशियल रिव्यू से वो बच नहीं पाएंगे अगर इवन इफ दे आर इन 9th शेड्यूल, ऐसा बोला गया, ठीक है। अब मतलब 9th शेड्यूल में डालने के बाद भी जुडिशियल रिव्यू में आओगे, ठीक है। तो ऐसा है, फर्स्ट अमेंडमेंट के थ्रू इसको ऐड किया गया था 9th शेड्यूल को, ठीक है। बाकी सभी एक्सप्लेनेशन में दे दिया हूँ, इससे भी क्वेश्चन आते हैं, जो मैं एक्सप्लेनेशन में बोल रहा हूँ ना भाई, उससे भी क्वेश्चन आते हैं। तो वो सब भी मैं नोट डाउन करके यहाँ पे डाला हूँ प्रॉपर पॉइंट्स के थ्रू। आप अगर अच्छे से रिवाइज करोगे तो आपका कन्वर्ट होने वाला है, ठीक है। 91st अमेंडमेंट 2003, ये किससे रिलेटेड है भाई, 91st अमेंडमेंट किया गया था, किस लिए किया गया था, देखो दो चीज याद रखना 91st अमेंडमेंट में। पहला तो जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का साइज था ना, दोनों लेवल पे, सेंटर स्टेट जो भी है, तो दोनों ही लेवल पे उसके साइज को रिड्यूस करना, कि उसका साइज टोटल जितनी स्ट्रेंथ है मतलब मेंबरशिप हो सकती है ना, तो उसका 15% से ज्यादा आप काउंसिल मिनिस्टर नहीं रख सकते, ठीक है। 15% आपको याद रखना है। दूसरा जो एंटी डिफेक्शन में ये क्या था ना, कि पहले एंटी डिफेक्शन रोक दिया था, 52nd अमेंडमेंट के थ्रू आया था, ठीक है, एंटी डिफेक्शन के लिए। बट उसमें फिर भी एक लीगल लूप होल रह गया था, कि अगर मेजोरिटी मास डिफेक्शन कर सकते हैं, कि 1/3 चाहे तो एक पार्टी को छोड़ के दूसरी में जा सकते हैं। तो उस लेवल पहले क्या होता था, एक बंदा पैसा लेके डिफेक्ट करता था, पार्टी छोड़ के इस पार्टी में चला जाता, आया गया गया राम वाला जो सीन रहता था, इस इधर से पैसे मिले तो इधर चले गए, इधर से पैसे मिले तो इधर चले गए, पार्टी बदलते रहते थे, बट दल बदलू टाइप, ठीक है। तो
52nd अमेंडमेंट के बाद क्या हुआ, अब एक के जगह 10-10, 20-20, 30-30 पैसा लेके एक पार्टी छोड़ के दूसरी भी चले जाते थे, सरकार करा देते थे। अब एक और दिक्कत हुई, तो इसलिए 91st अमेंडमेंट लाया गया। तो उसके थ्रू ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के साइज को कंट्रोल तो किया गया 15% पे। साथ ही साथ जो एक 1/3 अगर एक पार्टी को छोड़ के दूसरी पार्टी में जा सकते थे ना, उसको भी डिलीट कर दिया, नहीं ऐसा नहीं कर सकते आप। उसकी जगह लाया गया कि 2/3, एक तिहाई की जगह 2/3 अगर जाए तो दूसरी पार्टी के साथ मर्ज कर सकते हैं। मतलब दोनों तरफ से 2/3 को एक तरफ साथ आना पड़ेगा, जब भी वो मर्ज कर सकते हैं। 1/3 वाला जो मास डिफेक्शन वाला था उसको डिलीट कर दिया गया, ठीक है। तो दो चेंज लाए गए थे, एक्सप्लेनेशन में पूरा दिया हूं। पहला 15% लिमिटेड टोटल स्ट्रेंथ के आज पे, ठीक है, काउंसिल मिनिस्टर का। दूसरा जो ये मास डिफेक्शन वाला, वो भी मैं ऐड किया हूं, ठीक है। स्ट्रेंथिंग ओनली मर्जर अलाउड है अब जो अभी, ठीक है। 91st अमेंडमेंट विच प्रोविजन फ्रॉम एंटी डिफेक्शन, किसको रिमूव कर दिया गया था, जो स्प्लिट होता था 1/3 के मेंबर का, उसको रिमूव किया गया था, ठीक है। उसकी जगह पे ऐड क्या किया गया था, 2/3 को। मर्जर 2/3 के साथ मर्जर अब अलाउड है, 1/3 वाला जो स्प्लिट था वो अलाउड नहीं है अब, ठीक है। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट इज रिकॉग्नाइज्ड इंडिया एज ए कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। कॉन्स्टिट्यूशनल राइट की तरह रिकॉग्नाइज किया था इन्फॉर्मेशन लेना। ये किससे, मतलब इन्फॉर्मेशन किस चीज में आ जाएगी, इन्फॉर्मेशन राइट, फ्रीडम ऑफ स्पीच पर एक्सप्रेशन। फ्रीडम ऑफ स्पीच पर एक्सप्रेशन क्या होगी, राइट टू नो एवरीथिंग, ठीक है। राइट टू नो है, तो राइट टू नो, राइट टू इन्फॉर्मेशन, तो ये आर्टिकल 19(1)(a) के अंदर आती है, ठीक है। राइट टू इन्फॉर्मेशन, ठीक है। इसके लिए एक्ट आया था, बट जो इंटरप्रिटेशन क्या होता है, आरटीआई एक्ट स्टेचुटरी मैकेनिज्म था, बट जो जो जिसको जानना है ना, वो राइट टू इन्फॉर्मेशन वाला, वो आर्टिकल 91(a) के अंदर स्पीच और एक्सप्रेशन के अंदर इंटरप्रिटेशन में आता है, ठीक है। मतलब ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू नहीं है, ये ऑलरेडी है उसके अंदर, अल्टीमेटली कहने का मतलब पहले से राइट टू नो में, ठीक है। अब आ गया 97 अमेंडमेंट एक्ट। जब मैं आपको बताया था पार्ट 9 जब 73rd 74 वाले जो विलेज लेवल, मतलब लोकल लेवल पे गवर्नमेंट और पंचायत, और उसके बाद वो मतलब अर्बन लोकल बॉडी पे जो अमेंडमेंट किए गए थे बनाने के लिए ग्रास रूट लेवल पे डेमोक्रेटिक गवर्नेंस, तो उसके बाद में बताया था पार्ट 9 और 9A के बाद 9B भी आएगा, ठीक है। तो ये किससे डील करता है, ये करता है कोऑपरेटिव सोसाइटी से डील। अब इसमें देख लेते हैं कैसे डील कर रहा है। और उसी के साथ साथ में बताया था G 240, जैसे 243 से 243O तक पंचायत लेवल पे के अंदर आ रहे थे। 243O के बाद कौन सा था, पी था। तो 243P से लेकर 243Z G तक किसके अंदर बताया था मैं बताया था अपने ये अर्बन लोकल बॉडीज के अंदर। अब उसी के बाद ZH से लेकर ZT तक ये आता कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर। एक इसको बस देख लो एक बार, आइडिया सा आपको हो कहां से कहां। पर मेन क्या है, पार्ट 9B के अंदर, ठीक है। 97 अमेंडमेंट के थ्रू कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो इसके लिए क्या क्या किया था, 97 अमेंडमेंट के थ्रू कहां कहां चेंज किया था, ये भी एग्जामिनर का पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है। तो इसमें जो कोऑपरेटिव शब्द ऐड किया गया 19(1)(c) के अंदर, ठीक है। तो इससे क्या हो गया, ये एक तरीके से फंडामेंटल राइट बन गया, राइट टू फॉर्म कोऑपरेटिव फंडामेंटल राइट बन गया। साथ ही साथ 43B में ऐड किया गया था कि जो कोऑपरेटिव बनाना फंडामेंटल राइट है, पर उसको प्रमोट करना, वॉलेंट्री फॉर्म करना, डेमोक्रेटाइज करना, ऑटोनोमस फंक्शनिंग करना, वो एक डीपीएसपी के अंदर भी ऐड किया गया साथ ही साथ, ठीक है। तो दो जगह ऐड किया गया, 19(1)(c), 43B, ठीक है। तो कोऑपरेटिव फॉर्म करना एक फंडामेंटल राइट है, ठीक है। बट प्रमोट करना, वॉलंटरी डेमोक्रेटिक ऑटोनमस फंक्शनिंग देना, ये सब डीपीएसपी के अंदर आता है। ये भी आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। 42nd अमेंडमेंट 1976 नॉन फॉर सिग्निफिकेंट इंक्रीजिंग द पावर, किसकी पावर इंक्रीज करती थी, मेजरली क्या कहता था, जुडिशियल रिव्यू को हटा दिया था, जुडिशियल को कमजोर करना चाह रहे थे। मेनली क्या करने पा रहे थे, हम जो लो बनाए वही चले, हम जो एक्शन ले वही चले, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट को अल्टीमेटली सुपीरियर करना था यहाँ पे, ठीक है। ये सब जुडिशरी, स्टेट से भी उनके कुछ लिस्ट से सब्जेक्ट निकाले, करंट करंट लिस्ट में डाल दिए, उनको भी कमजोर करने की बात चल रही थी, ठीक है। इलेक्शन कमीशन की भी पावर छीन ले रहे थे कि स्पेशल कमीशन बनाएंगे हम, जो अगर प्राइम मिनिस्टर के इलेक्शन में कुछ की दिक्कत होगी तो वो देखेगा, ठीक है, आप नहीं देखोगे। तो वो सब, तो इन सब की पावर को कमजोर करना था, अपनी पावर को सुपीरियर करना था इंदिरा गांधी जी के टाइम पे, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट रीस्टोर्ड प्राइमेसी ऑफ फंडामेंटल राइट डीपीएसपी के ऊपर, ठीक है। आफ्टर 42nd अमेंडमेंट, जिसने डीपीएसपी को
प्राइमेसी दे दी, सुप्रीमेसी दे दी थी। 42nd अमेंडमेंट के थ्रू जो 39 बी और सी में आते हैं उनको सुप्रीमेसी दी थी फंडामेंटल राइट्स के ऊपर, 19 और 21 के ऊपर। ठीक है, मतलब डीपीएस के ऊपर है, फंडामेंटल राइट नीचे है। बट उसको दोबारा से रिस्टोर किया गया था 44th अमेंडमेंट के थ्रू कि डी फंडामेंटल राइट ऊपर है, डीपीएस भी नीचे है। ठीक है, बाद में 1980 में फिर उसको दोबारा बोला कि दोनों एक दूसरे के सप्लीमेंट्री है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, उसके लिए भी एक जजमेंट है, जजमेंट वाले टॉपिक में मैं डाला हुआ हूँ, वहां पे आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, ये एक्सप्लेनेशन मैंने ऊपर दिया आपको अभी। विच लैंग्वेज, कुछ अब देख ले तो शेड्यूल 7 के अंदर, शेड्यूल 8 के अंदर जो 22 लैंग्वेज है, ठीक है, वहां पे कुछ कुछ पहले लैंग्वेज कितनी थी, बाद में कितनी लैंग्वेज को फर्दर ऐड किया गया था। ठीक है, पहले 1 की गई थी, फिर 3 की गई थी, फिर 4 की गई थी। मतलब पहले कितनी थी, 22 में से 14 जब 8 शेड्यूल बनाया था तब थी, 8 को धीरे धीरे अमेंडमेंट के थ्रू ऐड किया गया था। उसी पे 3-4 क्वेश्चन है अगले, वो अमेंडमेंट आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो 8 शेड्यूल में जो लैंग्वेज ऐड की गई थी 21वें अमेंडमेंट के थ्रू 1967 में। ठीक है, पहली लैंग्वेज 14 से 15 हुई थी, तो उस पहली लैंग्वेज वो कौन सी थी, वो थी सिंधी लैंग्वेज। ठीक है, सिंपल याद रखना है, सिंधी लैंग्वेज थी 21वें अमेंडमेंट के थ्रू। ठीक है, अब इसके बाद अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 21 के बाद 71वां अमेंडमेंट किया गया 92 के अंदर। ठीक है, तो उसके थ्रू भी 3 लैंग्वेज ऐड की गई थी। कई बार ये भी पूछ लेता है कितनी लैंग्वेज ऐड की गई थी, पहले अमेंडमेंट के थ्रू 1, फिर 3, फिर 4। ठीक है, तो तीसरे के जो अमेंडमेंट की ऐड की गई थी, तो उसके लिए आप याद रखना KLMN, अल्फाबेट्स होते हैं ना, KLMN लगातार, तो उसमें से एल निकाल देना। कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, ये 3 लैंग्वेज ऐड की गई थी 17 में। ठीक है, 21वां अमेंडमेंट, 71वां अमेंडमेंट। अब अगला आएगा 92वां अमेंडमेंट, 92। 92 में अमेंडमेंट के थ्रू ऐड किया गया था अगली 4 लैंग्वेज को। ठीक है, सीधा क्वेश्चन कन्वर्ट हो रहा है। अमेंडमेंट कौन सा था, नंबर याद हो गया, 21 और 71 जोड़ के 72, 92 हो जाते हैं। अब लैंग्वेज कौन सी थी, लैंग्वेज के लिए ट्रिक याद रखना, BDMS। BDMS एक बार प्रोनाउंस करो तो याद हो जाएगा, BDMS। बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, तो 4 लैंग्वेज ऐड हो गई। ठीक है, तो टोटल 22 होगी, पहले 14 थी। 21वें के थ्रू एक लैंग्वेज सिंधी को ऐड किया गया, 71वें के थ्रू KLMN के कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली को ऐड किया गया, फिर 92 अमेंडमेंट के थ्रू 4 लैंग्वेज BDMS को ऐड किया गया। ठीक है, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, तो याद रख सकता हूँ उस तरीके से। ठीक है, और बाकी मैं ऑलरेडी अर्लियर लेक्चर में भी इनसे रिलेटेड और भी एमसीक्यू ऐड किया हूँ। आप प्रीवियस लेक्चर्स में देखोगे तो वहां पे बेहतरीन आपको और एमसीक्यू में कवरेज मिलेगा शेड्यूल वाले चैप्टर के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम अपना। 96 अमेंडमेंट के थ्रू क्या किया गया था। ठीक है, ये भी उसी से रिलेटेड है, 8वें शेड्यूल से रिलेटेड है। जैसे अभी 21वां था, 71वां था, 92वां था, 92वां, और अब 96वां एक और अमेंडमेंट किया गया, ये किया गया 2011 के अंदर। ठीक है, तो ये अमेंडमेंट के थ्रू क्या किया गया, इस अमेंडमेंट के थ्रू जो लैंग्वेज लिखी जाती है ना, उड़िया, ORYA, उसको उड़िया कर दिया, उसका नाम चेंज कर दिया, चेंजेड उड़िया टू उड़िया। ठीक है, OD, मतलब जो एक्चुअल में उड़ीसा, उड़ीसा वाला शब्द रहता है उड़ीसा, डा डा, तो डी ला दिया। ये थोड़ा फोकस रखना कि उड़ीसा को प्रॉपर उड़ीसा बना दिया, उड़िया बना दिया, उड़िया जो थी उसको उड़िया बना दिया। ठीक है, तो डी वाला शब्द आ गया। बस ये 4 तरह के क्वेश्चन हो जाते थे, चारों मैंने ऐड कर दिया आपके लिए। 69वें अमेंडमेंट के थ्रू 1991 में क्या किया गया, 69वें अमेंडमेंट के थ्रू किया गया था, जो अपनी दिल्ली थी जो देश की कैपिटल है, उसको एक तरीके से डेजिग्नेशन दे दी नेशनल कैपिटल टेरिटरी। साथ ही साथ ये मतलब स्पेशल स्टेटस हो गया नेशनल कैपिटल टेरिटरी का, और साथ ही साथ वहां पे लेजिस्लेचर बना दिया गया। ठीक है, दिल्ली का जैसे स्टेट में लेजिस्लेचर होता है उस तरीके से वहां भी उनको स्टेटस लेजिस्लेचर बना दिया, स्पेशल स्टेटस हो गया एज नेशनल कैपिटल टेरिटरी, और लेजिस्लेचर भी साथ में बना। आर्टिकल्स कौन कौन से ऐड हुए, 239 AA, 239 AB। ठीक है, अब आ जाते हैं 104वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट पे। ऑलरेडी बता चुका हूँ 101, 102, 103, 104। 104 में क्या बना बताया था मैं आप लोगों को, 104 में वही था, एंग्लो इंडियन का हटा दिया था और बाकी सबको 10 साल के लिए बढ़ा दिया था। ठीक है, तो अबॉलिश किसको किया यही पूछ रहा है, एंग्लो इंडियन कम्युनिटी का अबॉलिश कर दिया लोकसभा स्टेट असेंबली में, सीधा क्वेश्चन, ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं हम इसको। 105वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के थ्रू क्या किया गया, अब ये भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। 105वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के थ्रू जो स्टेट के पास पावर पहुंच गई दोबारा से आइडेंटिफाई करने की SC BCs में। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं। आर्टिकल्स में बताया था आपको 338B जो NCBC से है,
342A सेंटर के पास पावर थी लिस्ट बनाने की, अब इनके पास भी आ गया। 336 366 26 आइडेंटिफाई करने की सेंटर के साथ स्टेट के पास भी आ गया अपनी लिस्ट बनाने की, ठीक है। और केस कौन सा था? मराठा रिजर्वेशन केस के बाद ये सब आया है, ठीक है। 24वें अमेंडमेंट के थ्रू क्या किया गया था? 94th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 97 के थ्रू क्या किया गया था, ठीक है। ये भी क्वेश्चन कई बार आता है। इसके थ्रू जो पार्लिया जैसे 1967 में जो गोलकनाथ जजमेंट आई थी, तो उसमें बोल दिया गया था कि फंडामेंटल राइट को आप चेंज नहीं कर सकते, कुछ भी चेंज नहीं कर सकते, वो इंटैक्ट है, परमानेंट है, ठीक है। तो 24वें अमेंडमेंट के थ्रू पार्लियामेंट ने वही किया कि भाई नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, पार्लियामेंट फंडामेंटल राइट्स को अमेंड कर सकती है। तो ये सब इसको क्लैरिफाई करने के लिए 24वें अमेंडमेंट को लाया गया था, ठीक है। सिंपल बात है, समझ आ गया होगा आप लोगों को। आर्टिकल 13 फंडामेंटल राइट कैन बी अमेंडेड, और आर्टिकल 368 के थ्रू इसको क्लियरली अमेंड करके चेंज किया गया, ठीक है। सातवें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के थ्रू क्या किया गया? 1956 में। अब सातवां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1956 की बात हो गई, ठीक है। 56, अब आपको पता है कि 56 में क्या हुआ था? स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया था। तो जो पहली क्लासिफिकेशन थी ना, फोर फोल्ड क्लासिफिकेशन, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी। पार्ट ए में क्या होते थे? क्या बोलते हैं, प्रोविंसेस होते थे जिनको ब्रिटिश डायरेक्ट गवर्न करते थे। पार्ट बी में प्रिंसली स्टेट्स होते थे। पार्ट सी में चीफ कमिश्नर के प्रोविंस होते थे। पार्ट डी में ये अपना अंडमान निकोबार था, बस, ठीक है। तो ये फोर फोल्ड क्लासिफिकेशन थी, इसको खत्म करके स्टेट को लिंग्विस्टिक बेस पे रीऑर्गेनाइज करना, ये सब किया गया था 1956 में। तो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। इसमें इंटायर क्लासिफिकेशन ऑफ स्टेट को अबॉलिश कर दिया गया, ठीक है। तो इसके बाद क्या निकल गया? स्टेट्स एंड यूटीज, ठीक है। तो ये उसी से रिलेटेड था। कमेंट सेक्शन में बताओगे कितने स्टेट निकल के आए थे, कितने यूटी निकल के आए थे आप लोग। सेवंथ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1956 डिलीटेड विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? सेवंथ अमेंडमेंट के थ्रू एक पार्ट भी डिलीट किया गया था। जब ये स्टेट रेगुलाइजेशन एक्ट आया था, तो उसके टाइम पे एक पार्ट को भी डिलीट किया गया था। तो वो पार्ट कौन सा था, ठीक है। तो जैसे कि देखो, आप उस टाइम पे स्टेट का रिकॉग्नाइजेशन किया गया था, तो जो प्रिंसली स्टेट थे ना, उनको नियर बाई स्टेट के साथ मर्ज कर देना, ठीक है। या कुछ बचा हुआ पोर्शन छोटा मोटा उसको यूटी बना देना, ये सब रीऑर्गेनाइज कर दिया। जो प्रिंसिपल स्टेट की जो आइडेंटिटी उसको खत्म कर दिया, ठीक है। मतलब अब तुम उन सबको प्राइवेट पार्ट्स दे दिया था 1971 तक, और बाकी जो प्रिंसिपल स्टेट थे उनको मर्ज कर दिया गया, नियर बाई स्टेट के साथ मिक्स करके नए स्टेट और यूटीज बना दिए गए थे। तो वो किस ये सब इनके लिए से डील करता था जो प्रिंसिपल स्टेट से था। तो पहले उसके लिए पार्ट 7 था, ठीक है। तो अब पार्ट 7, अब प्रिंसिपल स्टेट तो खत्म हो गए सेवंथ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के थ्रू, तो पार्ट 7 को भी खत्म कर दिया गया, ठीक है। तो सेवंथ अमेंडमेंट और पार्ट 7 सीधा सीधा साथ साथ सातवें पार्ट को डिलीट कर दिया गया था, जो डील कर रहा था प्रिंसली स्टेट से, क्योंकि प्रिंसली स्टेट को तो मर्ज कर दिया गया था रिओर्गेनाइजेशन एक्ट के बाद, ठीक है। तो इसलिए ये हो गया, ठीक है, पार्ट 7 को डिलीट कर दिया। 25वें अमेंडमेंट में क्वेश्चन आ जाता है 24। अब देखो, मैच द फॉलोइंग में अगर मैं आपको पूछने लगूं अभी 24वां किससे डील करता है, 25वां किससे किया, 26वां किससे डील कर रहा है? 24वां में आपको बताया था, क्या बताया था आपको, बताइए। 24वां में आपको बताया था कि जो फंडामेंटल राइट्स को गोलकनाथ जजमेंट के बाद बोल दिया था कि परमानेंट है, तो उसकी पावर दोबारा पार्लियामेंट ने अमेंड करके कि नहीं नहीं 13 और 368 के थ्रू कि हम अमेंड कर सकते हैं, ठीक है। 26 में के थ्रू प्रेवी पर्स वाला था। अब 25 में के थ्रू क्या किया गया था, इसको भी देख लेते हैं। 25वें अमेंडमेंट के थ्रू बोला गया था कि डीपीएस भी फंडामेंटल राइट से सुपीरियर है, ये अमेंडमेंट के थ्रू किया गया था 31C ऐड करके, ठीक है। और कौन से डीपीएस भी 39B और सी को मेजरली 14 और 19 के ऊपर प्राइमेसी देती थी, ठीक है। मेनली डीपीएसबी को 31C के थ्रू फंडामेंटल राइट के ऊपर प्राइमेसी देना 25वें अमेंडमेंट के थ्रू किया था। तो 24 25 26 पे अगर क्वेश्चन आता है तो आप कन्वर्ट कर सकते हैं मैच द फॉलोइंग में, ठीक है। 31वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1973 का, ये किससे डील करता है भाई? ये भी गजब बात है। 31वां अमेंडमेंट के थ्रू क्या किया गया था? 31वां अमेंडमेंट के थ्रू किया गया था, जो सीट थी ना लोकसभा की, उनको 525 से बढ़ा के 45 कर दिया गया था, ठीक है, जो अभी तक चलता आ रहा है। अब तो 543 हो गया क्योंकि दो को डिलीट कर दिया गया एंग्लो इंडियन वाली को, ठीक है। तो उस टाइम पे जो 525 को बढ़ा के 545 किया गया था, 31वें अमेंडमेंट के थ्रू किया गया था 1973 में, उसके बाद फिक्स किया, ठीक है। तो ये थे बेहतरीन, मैं सीरियसली बेहतरीन बोल रहा हूं, क्योंकि यही वो अमेंडमेंट है जिससे क्वेश्चन बार बार एग्जाम में रिपीट हो रहा है, इससे बाहर कुछ भी नहीं आ रहा है, सीरियसली। अगर आप अमेंडमेंट से क्वेश्चन देखते हो आपके एग्जाम में, तो इन सारे जो टॉपिक्स मैंने पढ़ाए हैं इससे अलग आपको कुछ मिल जाए तो बोल देना आप।
इसी तरीके से बने रहो मेरी सीरीज में। मैं आपको कंप्लीट जीएस का कवरेज दूंगा विद एमसीक्यू फॉर्मेट। स्टैटिक भी कवर होगा साथ ही साथ विद एक्सप्लेनेशन, और आपका एमसीक्यू फॉर्मेट जैसा एग्जामिनर पूछ रहा है उसका माइंड मैप भी आपके दिमाग में बना दूंगा कि वो क्या आपसे पूछने वाला है और आपको अपने नोट्स किस तरीके से पढ़ने हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू ऑल।